नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वक्त हो चला है देश तक में आज की हर बड़ी खबर का, लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से जो राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल को नेगेटिव बताया गया है। हल्का बुखार और सर्दी खराश के बाद केजरीवाल ने खुद को आइसोलेट किया था। आज सुबह ही मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया था, लेकिन अब टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने खुद को घर में ही आइसोलेट किया था, अब उनकी रिपोर्ट आ गई है जो कि नेगेटिव है। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि अभी कुछ दिनों तक अपने घर में ही रहेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लेकिन इन सबके बीच केजरीवाल का सुबह कोरोना टेस्ट हुआ था और अब शाम होते होते जो रिपोर्ट सामने आई है वो नेगेटिव है। आपको बता दें कि केजरीवाल के सेहत से जुड़ी हुई खबर जैसे सामने आई थी, उसके बाद लोगों ने उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई थी, अच्छे स्वास्थ्य की कामना की थी, और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है। ये बड़ी जानकारी। वहीं दिल्ली में कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक करीब 30,000 लोग अकेले राजधानी में कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इधर एलजी के साथ बैठक के बाद बाहर निकले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के एक बयान से हड़कंप मचा हुआ है। मनीष सिसोदिया के मुताबिक अगर मरीजों की संख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो जुलाई के अंत तक दिल्ली में 5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे। उधर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सत्येंद्र जैन का दावा है कि दिल्ली में कम्युनिटी संक्रमण के जैसा संक्रमण फैलने लगा है। दिल्ली के बाजारों में रौनक लौटी, मॉल से ताला उतरा, बस दौड़ी, दफ्तरों में कर्मचारी वापस आ गए। 2.5 महीने से बंद राजधानी की जिंदगी पटरी पर दौड़ने लगी। लेकिन इन छूट के बीच कोरोना का खतरा और भयावह होने की चेतावनी अब हमारे सामने है। अलर्ट सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की माने तो 31 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना के 5 लाख केस हो सकते हैं। तब दिल्ली वालों के लिए 80,000 बेड की जरूरत पड़ सकती है। वहीं 15 जुलाई तक दिल्ली में 2.25 लाख केस होंगे और तब 33,000 बेड की जरूरत हो सकती है। इस महीने 30 जून तक दिल्ली में कोरोना के 1 लाख केस होने का खतरा है और अस्पतालों में 15,000 बिस्तर की जरूरत हो सकती है। अभी जो डेटा प्रेजेंट किया गया उसमें ये बताया गया कि 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 5.5 लाख कोरोना संक्रमित होने का खतरा सच साबित हुआ तो अकेले दिल्ली ही दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़ देगी। तो सवाल उठता है, क्या राजधानी दिल्ली में कम्युनिटी संक्रमण की आशंका है? एम्स के निदेशक भी दिल्ली और मुंबई में कम्युनिटी संक्रमण की आशंका को खारिज नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर अब हम टेक्निकलिटी में ना जाएं, और कल एम्स के डायरेक्टर ने खुद कहा था कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन्स में कम्युनिटी स्प्रेड है, परंतु क्योंकि टेक्निकल इशू है और इसके बारे में फैसला केंद्र सरकार ही कर सकती है, वही बता सकते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं। हम तो कैसे स्प्रेड है, चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो या और जगह हो, उसमें हम कह सकते हैं कि चांसेस हैं कि लोकल ट्रांसमिशन हो रहा है, क्योंकि केसेस वहां पे ज्यादा आ रहे हैं। अगर हम पूरे देश की बात करें तो ऐसा सिचुएशन नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी दिल्ली में कम्युनिटी संक्रमण की आशंका से इनकार किया है। वहीं दिल्ली के कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 232 हो गई है। हर रोज दिल्ली में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। फिलहाल इस वक्त मैं कंटेनमेंट जोन के बाहर मौजूद हूँ। दिल्ली में 200 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन जो है दिल्ली सरकार ने बनाए हुए। कुछ कंटेनमेंट जोन जो है वो बार बार हटा भी दिया जाता है, लेकिन ये कंटेनमेंट जोन है जो गीता कॉलोनी इलाके में आप देख सकते हैं पूरी तरह से बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस ने पीछे की तरफ कर रखी है। दिल्ली में हर 12 से 13 दिन में कोरोना मरीजों के आंकड़े दोगुने हो रहे हैं। ऐसे में अगर मनीष सिसोदिया का डर सच साबित हुआ तो हालात से निपटना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अभी संभलने की कोशिश करें, सही जानकारी हासिल करें और छूट के बीच लापरवाह होने से बचें। बैठक के बाद इस बात को लेकर चिंता होनी चाहिए कि वो 50% कोरोना मरीज आखिर कहां से संक्रमित हुए और दिल्ली में आने वाली स्थिति को संभालने के लिए किस तरह से
बेड का इंतजाम किया जाएगा। लेकिन ये पूरा मामला सियासत की भेंट चढ़ता जा रहा है। पंकज जैन के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। वैसे दिल्ली में सरकारी दावों से अलग मौके पर पहुंचे तो कई तरह की तस्वीर दिखती है। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के बाहर मरीजों के रिश्तेदारों की अगर आप बात सुनेंगे तो कोरोना की मुश्किलों का आभास होगा। हमारी संवाददाता श्वेता सिंह ने ऐसे ही कुछ परिवारों से की है बातचीत, सुनिए। दिल्ली में कोरोना पीड़ितों के लिए बेड्स हैं, नहीं है, इलाज हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसे लेकर रस्साकशी तो खूब चल रही है, लेकिन इसकी वास्तविक स्थिति क्या है? दरअसल हम आपको ये भी बताएं कि दिल्ली का जो ऐप है वो कहता है कि कुल जितने बेड्स हैं हमारे पास उसमें से 4,757 ऑक्यूपाइड है, 4,057 जो है वो वेकेंट है। ये उन लोगों के लिए है जो इन अस्पतालों में लाना चाहते हैं अपने मरीजों को उस लक्षण के साथ। लेकिन इस अस्पताल के बाहर, एलएनजेपी के बाहर हमें एक अलग तरह का कंफ्यूजन दिख रहा है। आप आए हैं, आपकी माँ यहाँ पर भर्ती थी, क्या वो कोरोना पीड़ित थी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं पता मेरे को। यहाँ पे सीरियस थी थोड़ी सी, तो हम यहाँ लेके आए। 3 दिन हुए हैं भर्ती हुए। तो आईसीयू में बता रहे हैं कि 5 नंबर फ्लोर पे तुम्हारी माँ आईसीयू में है। अब दोबारा मैं गया, मैंने कि पता करके आओ गार्ड साहब से बोल के, तो वो यूँ कहते हैं कि मैं ऊपर नाम बताइए, मैंने लिख के ले गए। आधे घंटे बाद आया गार्ड, मुझसे कहता है कि डेथ हो गई। अच्छा, मैं ऐसा कैसे मान लूँ? ना बताया नहीं गया फोन कर? नहीं, कुछ नहीं, ना घर पे गया ना कैसे गया, तो मुझे बताया नहीं गया। इनकी मां को यहाँ एडमिट किया गया और बता रहे हैं कि बताया नहीं गया है और मृत्यु की बात अब बताई जा रही है, लेकिन काफी देर से यहाँ पर ये परेशान घूम रहे हैं। आपका कौन एडमिट है यहाँ पे? जी, हमारा बच्चा था यहाँ पे, उसको अटैक आया था, उसको कोरोना बता दिया। हमारी उस लड़के से बात हुई है, कह रहा मुझे थोड़ी देर पहले सुई लगा दी, मैं बहुत तड़प रहा हूँ, मुझे ले जाओ यहाँ से। फोन करा बीबी को उसने अपनी, इन्होंने मार दिया डॉक्टरों ने। पर यहाँ तो सिर्फ कोरोना के इलाज होना था ना? पर उन्होंने कोरोना का नाम दे दिया, कोरोना नहीं था, उन्हें रिपोर्ट तक भी नहीं दी हम लोगों को। रात को मुझे ये कह रहे हैं कि मुझे यहाँ से निकाल, ये लोग मुझे देख नहीं रहे, इनकी कंप्लेंट कर तू। 12 बजे डॉक्टर आते हैं, रात को फिर आते ही नहीं है देखने के लिए। एक टाइम शाम को आएंगे फिर चले जाएंगे। कह रहे मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, बिल्कुल केयर नहीं कर रहा। कोई दूसरी बीमारी थी कोरोना की? यहाँ क्यों लाया गया? सिर्फ उनकी सांस तेज चल रही थी, इसलिए उनको लाया गया था। इसलिए आप लोग लेकर आए थे? कोरोना की रिपोर्ट आपको मिली? नहीं मिली मैम। आपका क्या हुआ है? एक मेरा दोस्त है, चंदन कुमार झा नाम है। एक 28 तारीख को यहाँ पे बुलाया गया था और यहाँ पे जब आया तो 2-3 घंटे के अंदर में चेक करके उसको वापस कर दिया गया। फिर गया 3 दिन के बाद में उसको कॉल गया जो तुम पॉजिटिव हो। उसके बाद में फिर उसको बोला जो अपना ये बोला जो फिर है मुझे रिपोर्ट दो। 3 तारीख को बुलाया यहाँ पे रिपोर्ट के लिए। 3 तारीख को फिर आया कोई बंदा लेने के लिए रिपोर्ट, बोला अभी तक आया नहीं है। फिर आज मुझे बुलाया गया है रिपोर्ट के लिए, मैं ऑटो रिजर्व करके आया हूँ नागलोई से। अभी भी बोल रहा है जो यहाँ पे रिपोर्ट नहीं मिलता है। दोस्त कहाँ है आपका? दोस्त मेरा घर में है, उसको क्वारंटाइन में डाल दिया गया, घर से निकलने नहीं दिया है। देखिए, एक एलएनजेपी अस्पताल के सामने ही आप 3 तरह की कहानियां देख रहे हैं। एक जो रिपोर्ट के लिए हफ्ते भर से भटक रहे हैं और कोई उनको रिपोर्ट नहीं दे रहा है। दूसरा ऐसा परिवार जिनसे अभी आने के बाद, माँ से मिलने के लिए आने के बाद ये कहा गया है कि आपकी माँ भर्ती तो है पर उनकी मृत्यु हो चुकी है, फोन से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। और तीसरा ये परिवार जो कह रहा है कि गलत तरीके से कोरोना बताया गया था। यानी सिर्फ बेड से बहुत आगे ये जंग चल रही है दिल्ली में, कम से कम। कैमरा पर्सन सईद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। इन लोगों की बातों से तो ऐसा ही लगता है कि भगवान भरोसे इस वक्त दिल्ली के अस्पतालों के बाहर जो मरीज हैं उनके परिजन बैठे हुए हैं। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ने आशंका जताई है कि 31 जुलाई तक राजधानी में 5 लाख से ज्यादा केस हो सकते हैं। और इसी बीच कोरोना वायरस दिल्ली पुलिस के जवानों और दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी अपनी चपेट में लेता जा रहा है। दिल्ली पुलिस में अफसरों और जवान सहित अब तक 800 से ज्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं और 4 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं 150 शिक्षकों को भी अब तक कोरोना हो चुका है और 4 टीचर्स की मौत हो गई है। अगली खबर भी राजधानी दिल्ली से ही है, जहां पर बीजेपी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोरोना हो गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही साथ उनकी मां माधव राजे सिंधिया में भी संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। दोनों का दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा है। अहम खबर यह भी है कि ज्योतिरादित्य में तो कोरोना के लक्षण दिखाई दिए थे, लेकिन उनकी मां माधवी राजे में कोई लक्षण नहीं थे। टेस्ट में पॉजिटिव आने के बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
कोरोना से बचना है तो जितनी हो सके उतनी सावधानियां आप बरतिए, क्योंकि कोरोना के आंकड़े का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो यही लगता है कि जहां सावधानी हटी वहां कोरोना का हमला हो गया। देश में कोरोना से बीमार पड़ने वालों की तादाद बड़े आंकड़ों के जरिए आपको बताने की हम कोशिश करते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान में स्थिति दरअसल कोरोना संक्रमितों को लेकर किस तरह की है, और ये आंकड़े यकीनन काफी ज्यादा भयावह हैं। संक्रमित होने वालों की तादाद 2,70,000 के करीब पहुंचने वाली है। जो बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और ये अपने आप में परेशानी का सबब बना हुआ है सभी के लिए। आप देखिए 2,66,598 तक कुल केस अब तक देश का ये कोरोना मीटर है, अपने आप में परेशानी का सबब सभी के लिए। जबकि ठीक होने वालों की भी बड़ी तादाद है, 1,29,215 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 7,471 लोगों की जान चली गई है कोरोना के कारण। 24 घंटे में 9,987 कुल केस सामने आए हैं, 5,120 लोग ठीक हुए हैं, 331 लोगों की जान गई है। ये बीते 24 घंटों का आंकड़ा दिखा रहे हैं। राज्यों की बात करें, राजधानी दिल्ली जिसकी खबर लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं, दिल्ली में 29,943 कुल केस, 11,357 लोग ठीक हुए हैं, 874 लोगों की जान चली गई है। ये सिर्फ राजधानी दिल्ली का आंकड़ा है। दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र में सबसे भयावह स्थिति महाराष्ट्र की है। 88,529 कुल केस, 40,975 हालांकि ठीक भी हुए हैं, ये बड़ी तादाद है, जबकि 3,169 लोगों की जान चली गई है। तमिलनाडु 33,229 कुल केस, 17,527 ठीक हुए हैं, 279 लोगों की जान चली गई है। ये तमिलनाडु का आंकड़ा आप देख रहे हैं। 33,000 को क्रॉस कर चुका है तमिलनाडु का भी केस। लेकिन सबसे ज्यादा भयावह स्थिति महाराष्ट्र की आपने देखी। महाराष्ट्र के बाद राजधानी दिल्ली में भी कहा जा रहा है कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा मंडरा रहा है, और टोपी ट्रांसफर का दौर भी वैसे सियासत में इस वक्त जारी है राजधानी दिल्ली में। लेकिन देश में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, और इसी बीच दो बड़ी खबर परेशान करने वाली आई है। मुंबई में बीएमसी के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर शिरीष दीक्षित की कोरोना से मौत हो गई है, तो वहीं यूपी के अंबेडकर नगर के सीएमएस यानी चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट एसपी गौतम ने भी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ते हुए दम तोड़ दिया। इनका लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में इलाज चल रहा था। ये दो बड़ी खबर आज सामने आई है। जो दो चेहरे आपको हम दिखा रहे हैं, बीएमसी डिप्टी कमिश्नर की मौत, तो वहीं अंबेडकर नगर से भी ये जानकारी, जिसके बाद चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। पीजीआई में भर्ती थे एसपी गौतम, लेकिन आज उनकी जान चली गई। वहीं राजस्थान की बात करें तो यहां पर कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राजधानी जयपुर में एक ही बिल्डिंग के 26 लोग कोरोना की चपेट में पाए गए हैं। यह संक्रमण जयपुर में कोरोना का एपिसेंटर बने रामगंज में फैला। प्रशासन ने सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया है। ग्राउंड जीरो से इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शरद कुमार। अनलॉक 1 शुरू होते ही जयपुर का रामगंज एक बार फिर से कोरोना का एपिसेंटर बनकर उभरा है। यहाँ पर एक ही घर में 26 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पानों का दरीबा जगह है जिसके अंदर जो बंगाली श्रमिक है वो रहते थे। 1 जून को एक महिला इसमें पॉजिटिव मिली थी, जिसकी रिपोर्ट 5 जून को आई। उसके बाद जब पूरे मकान को चेक किया गया तो वहां पर 26 लोग रहते थे, और सभी 26 के 26 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। अब तक अनलॉक 1 से लेकर अब तक 50 के आसपास कोरोना पॉजिटिव अकेले रामगंज में आ गए हैं, जो रामगंज सुधरता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से कोरोना का एपिसेंटर बनता हुआ दिख रहा है। वैसे कोरोना काल में सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक महिला को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। परिवार का आरोप है कि वो दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के अस्पतालों में घूमते रहे, और इसी बीच महिला की मौत हो गई। मेरे को तो यही डर लगा, मतलब जिसको बीमारी हो जाएगी समझ लो उसकी मौत निश्चित है, उसने मरना ही है। ये उस परिवार का दर्द बोल रहा है जिसने 48 घंटे पहले अपने एक सदस्य को हमेशा के लिए खो दिया। दुख इस बात का ज्यादा है कि चाहकर भी इलाज नहीं करा सके। रविवार सुबह गाजियाबाद खोड़ा कॉलोनी में रहने वाली एक महिला को सांस लेने में परेशानी हुई। सरकारी एम्बुलेंस को फोन किया मगर नहीं आई। स्थानीय नेता ने एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई। एम्बुलेंस मिली तो अस्पताल की तरफ दौड़े, लेकिन नोएडा के अस्पतालों ने इलाज से इनकार कर दिया। गाजियाबाद में भी यही हुआ। परिवार महिला को लेकर एम्बुलेंस में घूमता रहा, फिर दिल्ली के अस्पतालों में दौड़ लगाई, लेकिन हर जगह से बाहर निकाला गया।
दिल्ली के हॉस्पिटल में लेके एम्बुलेंस बुक करके एक भी हॉस्पिटल ने भर्ती नहीं करा। महरौली, सफदरजंग, एम्स हॉस्पिटल, LBS हॉस्पिटल, गाजियाबाद, मेरठ, कैलाश हॉस्पिटल, मेट्रो हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल ने नहीं लिया, एक हॉस्पिटल ने नहीं। परिवार दौड़ता रहा और आखिरकार महिला ने एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया। ठीक इसी तरह शुक्रवार को खोड़ा की एक गर्भवती महिला की इलाज न मिलने से मौत हो गई थी। यहाँ भी परिवार का आरोप था कि अस्पताल मरीज को भर्ती नहीं कर रहे थे। सवाल उठता है कि तमाम सरकारी दावों के बीच क्या ये स्वास्थ्य सेवाओं की असल हकीकत है? बीमारी से मौत और बीमार को इलाज न मिलने से मौत, क्या दोनों को एक तरह से तौला जाएगा? सवाल उठता है कि अगर इनके आरोप सही हैं तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कब तक होगी? गाजियाबाद से मयंक गौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। जिसको बीमारी हो जाएगी समझ लो उसकी मौत निश्चित है, उसने मरना ही है। सरकारी दावे अलग, जमीनी हकीकत अलग, ये रिपोर्ट आपने देखी। उधर कोरोना से जंग के बीच अच्छी खबर यह है कि वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ ही साथ देश के कई दूसरे मंदिर भी आज खोल दिए गए हैं, जहां भक्तों का जयकारा गूंज उठा। 80 दिनों का इंतजार खत्म हुआ और खत्म हुई भक्तों की बाबा विश्वनाथ से दूरी। सुबह करीब 3 घंटे के इंतजार के बाद वाराणसी में काशी विश्वनाथ का मंदिर भी खुल गया। तड़के 3 बजे से ही बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु कतारों में खड़े थे। कुछ श्रद्धालु गोल घेरों में ही बैठ गए। 3 घंटे के इंतजार के बाद आखिर मंदिर के कपाट खुले तो श्रद्धालुओं के चेहरे खिल गए। बाबा का दर्शन लॉकडाउन जिस दिन लगा था उस दिन जो है हम लोगों ने किया, उसके बाद से दर्शन बंद थी। आज बाबा ने याद किया, परमिशन मिली आज बाबा के दर्शन की, तो हम लोग आज आए हैं दर्शन करने के लिए। और बाबा के दर्शन में ही बस सुकून है और किसी चीज में। बहुत अति प्रसन्नता हो रही है। काफी महीनों बाद बाबा का दर्शन जो है हम लोग को मिलने जा रहा है। भगवान से भक्तों की ये दूरी लगातार लंबी खिंच रही थी और इसके साथ ही बढ़ रही थी भक्तों की बेचैनी। लेकिन अब ये इंतजार खत्म हो गया है। दिल्ली का प्रसिद्ध झंडेवालान मंदिर भी मंगलवार मां के दर्शनों के लिए खोल दिया गया। कल ही दिल्ली में सीपी का हनुमान मंदिर खुल गया था। आज यहां काफी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। धर्मनगरी गया का विष्णुपाद मंदिर भी खुल गया। कपाट खोलने से पहले बाकायदा पूजा अर्चना की गई। इसके बाद कपाट खुले तो भक्ति भाव में डूबे श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था। मोहाली के सनातन धर्म मंदिर के कपाट भी खुल गए। यहाँ भी भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। सुदूर दक्षिण में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भी आज से सारे मंदिर खुल गए। देश के देवालय तो खुल गए, यहाँ भक्ति और आस्था का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। हो सकता है कि यहाँ से उठी कोरोना मुक्ति की भक्तों की पुकार का ही कुछ असर हो जाए। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने आज पश्चिम बंगाल में वर्चुअल रैली की। अपनी रैली के दौरान अमित शाह ममता बनर्जी पर जमकर बरसे, जिन्होंने ममता से पिछले 10 साल का हिसाब भी अमित शाह की ओर से मांगा गया। भारत माता की। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। एक पीड़ा का पहाड़ है, वहां से गंगा निकालने की कभी बात कर रहा है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। कुछ इस अंदाज में गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की वर्चुअल रैली में ममता सरकार पर हमला किया। रैली भले ही वर्चुअल हो, लेकिन हमले का अंदाज वही। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की घर वापसी का मुद्दा हो या फिर सीएए, अमित शाह ने एक के बाद एक दीदी पर सवालों की बौछार कर दी। हमने उसको श्रमिक ट्रेन नाम दिया। ममता दीदी ने कोरोना एक्सप्रेस कहा। ममता दीदी,
ये कोरोना एक्सप्रेस आपने जो कहा है, बंगाली श्रमिकों का, बंगाली मजदूरों का जो अपमान किया है, ये कोरोना एक्सप्रेस ही आपको बंगाल के बाहर एग्जिट करने का एक गेटवे बन जाएगी। आप कल जरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपके 10 साल का हिसाब दीजिएगा और ध्यान से दीजिएगा, कहीं बम धमाकों की संख्या मत बता दीजिएगा, बंद फैक्ट्रियों की संख्या मत बता दीजिएगा। आयुष्मान भारत योजना बंगाल के अंदर लागू नहीं होती। किस प्रकार की व्यवस्था आप कर, राजनीति की भी एक हद होती है और आप हमें कह रही है हम राजनीति कर रहे हैं। देश भर ने आयुष्मान भारत योजना स्वीकार ली और ममता दीदी। बीजेपी मुख्यालय से शाह पश्चिम बंगाल के करीब 1 करोड़ कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। करीब 65,000 बूथ पर अमित शाह का ये भाषण सुना गया। अमित शाह ने इस दौरान पश्चिम बंगाल की जनता से कई वादे भी किए।